गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। नया दिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। नया दिन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम और मैं हूँ शाज़ेब अहमद। नया दिन है, नई सुबह है, नया अज़्म है, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे नए मौज़ूआत भी हैं और आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं, दुआएं हैं। स्पेशली वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ जो कि उनको लगता है कि इनकम्प्लीट है या दुआ कर रहे हैं, तो भाई हमारी दुआ ये कि अल्लाह ताला आपकी चीज़ों को जल्दी से कंप्लीट कर दे, आपके लिए बड़ा अच्छा हो आगे इन फ्यूचर। जब अच्छी चीज़ों की हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आज की अच्छी बात मैं यकीनन आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरी रोज़ाना वाली बात आपने याद रखनी है कि दिन में किसी भी एक हिस्से में आपने अपने लिए 10 मिनट निकालने हैं और ये अच्छी बात सोचनी है आपने कि भाई इस अच्छी बात का आपकी ज़िंदगी में कहाँ कितना इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है हम जब सुबह के टाइम शाज़ेब कोई अच्छी बात करते हैं थ्रू आउट द डे आपके अच्छा, वैसे ही हमारे हालात भी ऐसे हैं। खैर, हम जब मईशत को देखते हैं और ओवरऑल पाकिस्तान के हालात देखते हैं, इस वक्त फ्लड की वजह से भी परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ऐसे में हमारे लिए बेहतर ये है कि अपने दिन का आगाज़ अच्छा करें और जब शुरुआत अच्छी हो तो फिर दिन भी अच्छा गुजरता है, पॉजिटिविटी के साथ होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि मुश्किल तरीन हालात से निकलने का एक ही हल है माया। अच्छा जी, जो इंतहाई कारआमद हल है वो ये है कि आप अपने असाब पर मुकम्मल काबू रखें। लाइक हमें होता है कि जी मुश्किल है, हम फौरन से पैनिक हो जाते हैं। अच्छा शाज़ेब, मुझे ये बताएं कि कभी आपके कोई मुश्किल वक्त हो या कोई भी ऐसा काम हो जिसमें आपको मुश्किल फेस करना हो, आप क्या करते हैं? अच्छा, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें पैनिक नहीं करना चाहिए महक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जो कहते हैं कि आप जितना सुकून से और अपना सोच समझ के तहम्मुल के साथ काम करते हैं महक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब भी कोई मुश्किल हो तो आपने पैनिक नहीं करना, फौरन से आपने ना गुस्से में नहीं आ जाना, फौरन से उसके नतीजे पर नहीं पहुंच जाना। कोई परेशानी है, कोई अगर मसला है, तसल्ली से बैठें, सोचें, यकीनन उसके बहुत सारे हल निकलेंगे। और जब आप सब्र तहम्मुल के साथ किसी मुश्किल का हल ढूंढते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए एक नहीं ना जाने कितने दरवाजे खोल देता है। तो जब भी कोई मुश्किल पड़े सुकून का सांस लें और तसल्ली से सोचें कि मैं इस चीज़ से कैसे निकल सकता हूँ और उस मुश्किल में भी अपने लिए पॉजिटिविटी ज़रूर ढूंढें। अच्छा जी, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें दुनिया में हो रही है। सबसे पहले जर्मनी का मैं जिक्र करूँगी जहाँ पर फ़ज़ाओं में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही हैं। कितने खूबसूरत मनाजिर थे वहाँ पर, मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए इस मस्जिद के अंदर। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं भी तो आगे चलकर तफसीली बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर जो खूबसूरत मनाजिर थे वो हम देख रहे थे। और ख़ास तौर पर ये कहा भी गया है, क्योंकि एक ख़ास तौर पर एक उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें कहा है कि मुख्तलिफ मसाजिद जो है जिनकी तादाद तकरीबन 35-36 है, वहाँ पर ये अजान दी जाएगी सिर्फ जुमे के रोज़ में। चलें, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में बेहतरी होती है। जो डिटेल्स हैं वो हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम में दो ऐसे दोस्तों से मिलवाएंगे जिन्होंने इल्म की प्यास बुझाने के लिए लाहौर की तंग गली में लाइब्रेरी कायम किया। अब इस लाइब्रेरी में कौन सी किताबें हैं, इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में भी आज हम बात बिल्कुल महक। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुल्क में सैलाब से तबाही जो हमने देखी भी और उसके बाद मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का काम भी हमने देखा, रिहेबिलिटेशन भी चल रही है। लोग अभी भी बहुत परेशान है, हंसते बसते घर उजड़ गए हैं। बेरहम सैलाब ने कई खाते पीते खुशहाल घरानों को मोहताज बना दिया है और इन्हीं परेशानियों से निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ NGOs भी काम कर रही हैं। खासतौर पर कोयटा के सैलाब मुतासरीन किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, इस पर शो में तफसीली बात भी करेंगे और रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन हर वक्त हमारे हाथों में होता है, हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन भैया वक्त नहीं ज़ाया करना आपने। मोबाइल फ़ोन पर आपने काम करके पैसे कमाने। अब कैसे कि जाहिर सी बात है अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं किसी लैपटॉप की, किसी कंप्यूटर की। अपने मोबाइल में आप ऐप कर सकते हैं, अपने मोबाइल के थ्रू अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। आपका तरीका बताएंगे शो में कैसे पैसा कमाना है? लगी थी कि भाई मैं आज आपको इसका तरीका बताऊंगी। वो खवातीन स्पेशली जो कि ये सोचते हैं कि भाई मियाँ अगर हमें 2000 जेब खर्च दे रहे हैं तो हम इसको 5000 में तब्दील कर लेते हैं घर बैठ के कोई काम करने के लिए। तो मेरी वो बहनें घर बैठ के मोबाइल फोन पर कैसे पैसा बना सकती हैं। अच्छा, और चाहते बहुत सारे लोग हैं काम करना, लेकिन इसका तरीका क्या है ये हम आपको शो में आज बताएंगे। नहीं पता होता कि भाई किस रास्ते पर उन्होंने चलना है। तो आज हम मौजूद होंगे आपके लिए, आपको गाइड करेंगे। प्रोग्राम में आगे चल के इस पे सेगमेंट है, देखना नहीं भूलना। और जरा फैशन के बारे में तो बताएं कि जो फैशन आजकल नए फैशन आ रहे हैं, अच्छा, वक्त के साथ साथ नए फैशन मुतारिफ कराए जा रहे हैं। चीज मैं ऐड करूंगी कि फैशन अब सिर्फ खवातीन के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी एक होता है कि जी हम थोड़े ट्रेंडी लगे, थोड़े अच्छे लगे। और अच्छी बात है, आपके मियाँ आपके भाई थोड़े से हैंडसम लग रहे हो। खवातीन का हक नहीं है सिर्फ प्यारे लगना, मर्दों का भी हक है। तो कपड़ों का फैशन कौन सा इन है, कौन सा आउट है, जाहिर सी बात है विंटर सीजन आ रहा है और जब विंटर सीजन होता है तो हम कहते हैं भाई ये
ये शादियों का सीज़न है, तो शादियों के सीज़न में क्या हमने पहनना है, कौन कौन से डिज़ाइन इस मार्केट में है। आपने लाल रंग के साथ अगर पीला रंग आपने ले लिया है तो आपने उसको किस तरह से बनाना। अगर आप शादियों के सीजन में एंटर होने वाले हैं और आप लोगों ने भी शादी अटेंड करनी है तो ये शो लाजमी देखें, ताकि आप लोग को पता लगे कौन से फैशन इन है और आप लोग कौन कौन से फैशन अपना सकते हैं। अगर आपकी शादी होने वाली है, हम दोनों की तो खैर हम दोनों की शादियां तो हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप लोगों की शादी होने वाली है तो आप लोगों के लिए सेगमेंट बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, और इसके साथ कपड़ों की बात क्योंकि हम कर रहे हैं, पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, तो हम ये क्यों ना बात करें कि किस्मत का हाल कैसा है। किस्मत का पता होगा महक, तभी हम आगे बढ़ेंगे ना कि क्या करना है। आपके बारे में क्या कह रहा है, आपकी किस्मत इस पूरे हफ्ते आप पे कितना मेहरबान होगी, या फिर ये अक्टूबर के जो आखिरी दिन चल रहे हैं, बिकॉज आज जो है 18 है, अब जाहिर सी बात है एंडिंग की तरफ हम बढ़ें तो अक्टूबर का पूरा महीना आपके स्टार्स जो हैं किस तरह गर्दिश करेंगे, कौन सा हाउस ऑफ स्टार जो है वो ज़्यादा एक्टिव होगा, कौन सा जो स्टार का घर है वो ज़्यादा परेशान हमें दिखाई देगा। तो इल्म नुजूम के थ्रू आज हम आपकी किस्मत का जो हाल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं प्रोग्राम में जो हम शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी है जर्मनी की, जिसके मनाज़र हमने आपको दिखाए भी हैं। और जर्मनी की फ़ज़ाओं में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी। कोलोन शहर में पहली बार मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान की इजाज़त दी गई, जिसके बाद में देखा कि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर ऑलरेडी रहती है और फिर वहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए। हज़ारों लोग जो है अल्लाह की किब्रियाई के ऐलान को सुनने के लिए इस मस्जिद में पहुंचे हैं। और जर्मनी के मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान की इजाज़त देना एक 2 साला पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ज़रा आपको दिखाते हैं, पहले आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत आवाज़। तो ये खूबसूरत मनाजर आपने देखे, ये अजान आपने सुनी, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि लाखों की आबादी वाले शहर में और इसके मज़ाफ़ात की तकरीबन 35 मसाजिद को नमाज जुमा के लिए अजान देने की इजाज़त होगी। इन तमाम मसाजिद में अजान दी जा सकती है और शराइत भी पूरी करना होगी, क्योंकि लाजिम सी बात है कि कुछ SOPs है जिनको मद्देनजर रखा गया है। इस बात की इजाज़त देने का मकसद मुस्लिम बिरादरी के साथ मजहबी रवादारी और एहतराम का इजहार करना है। बिकॉज हमने देखा कि एक लंबे अरसे के लिए जर्मनी में इस चीज़ पर पाबंदी थी, लेकिन कहते हैं जब अल्लाह हिदायत देता है तो कौन रोक सकता है। और चलें आहिस्ता आहिस्ता ही सही, अगर हिदायत मिलना शुरू हो गई हैं, जितने भी मुसलमान जर्मनी में क़याम पजीर हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मुबारक बात उन्हें। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, एक और ख़ूबसूरत सी जगह का हम जिक्र करेंगे, डेनमार्क की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, हमारे जो रिपोर्टर हैं मुदस्सिर वो गए शाहजेब, और उन्होंने डिफरेंट चीज़ों पर रिपोर्ट्स बनाई। मैंने जब पहली रिपोर्ट अपने नाज़रीन के साथ शेयर की तो मैंने कहा था कि ये इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं कि हम जस्ट सिर्फ आपको सैर करवा रहे हैं, बल्कि आपने एनालिसिस करना है कि जी देखें डेनमार्क में ये हो रहा है तो ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। और हम सब कुछ डाल देते हैं हुकूमतों पर। हुकूमतों की तो जिम्मेदारी ऑब्वियसली है, लेकिन हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमें निभानी है, और ये देखना है कि हम कैसे माहौलियाती आलूदगी से बच सकते हैं, कैसे उसका खात्मा कर सकते हैं। सरकारी सतह पर जो हो रहा है वो तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हमें अपना भी किरदार निभाना है। और इंडिविजुअली हम क्या करते हैं, क्योंकि हम डेनमार्क में देख रहे हैं कि गाड़ियों से ज्यादा वहां पर साइकिल इस्तेमाल की जाती है, लोग दफातर इस पर जाते हैं, स्कूल्स बच्चे इस पर जाते हैं। और इसकी वजह से होता है कि ईंधन की बचत के साथ आपकी फजा जो है वो जहरीली गैसों से बच जाती है, उससे पाक हो जाती है। तो मुदस्सिर नज़ीर जो हैं उन्होंने साइकिलों के शहर कोपेनहेगन से उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। अगर ये पाकिस्तान में साइकिल चलना शुरू हो जाए, मुझे आती है, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर चल सकती हैं? अगर चल सकती है तो भाई मैं तो जरूर साइकिल चलाऊंगी, मैं कोई गाड़ी शाड़ी इस्तेमाल नहीं करूंगी। एक अच्छे माहौल में जब आप सांस लेते हैं आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाते हैं। तो भाई मतलब अगर हम लेकिन ये कोविड के बाद ट्रेंड काफी बढ़ा पाकिस्तान में भी साइकिलिंग करने का। लेकिन कोपेनहेगन में क्या इस वक्त सूरत हाल है, ये रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। मैं जिस दिन डेनमार्क आया, पाकिस्तान के कुछ दोस्तों को अपने साइकिल चलाने के सीन भेजे। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि जनाब मुदस्सिर साहब, आप पाकिस्तान में तो साइकिल नहीं चलाते, यहाँ कैसे साइकिल चला रहे हैं? तो इस सवाल ने मेरे दिमाग में कई सवालों को जन्म दिया। यहाँ डेनमार्क में ज़्यादातर लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों का और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ वजह क्या है, क्यों इतना साइकिल का इस्तेमाल है, ये हम आपको बताते हैं।
डेनमार्क जैसा खुशहाल और इक्तिसादी तौर पर खुद मुख्तार मुल्क तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबे में अपना लोहा मनवा चुका है और कोपेनहेगन के शहरियों के लिए लग्जरी गाड़ियों में महंगा सफर करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग साइकिल पर सफर करना पसंद करते हैं। इसीलिए कोपेनहेगन को साइकिलों का शहर कहा जाता है और साइकिल को डेनमार्क के शहरियों का बेहतरीन दोस्त भी तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान में मोटरसाइकिलों की भरमार है और आप देखें किसी भी रोड पर चले जाएं, सबसे ज़्यादा बाइक्स आपको कराची में नज़र आती है। मुख्तलिफ रोड पर जब छुट्टी होती है तो पूरा एक फ्लड निकलता है बाइक्स का। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इस टाइम मैं दुनिया के उस शहर में मौजूद हूँ जो दुनिया के जहाँ बासी सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं। तो यहाँ के बासी जो हैं बाइक्स नहीं यूज़ करते, बहुत कम इस्तेमाल है, गाड़ियों का कम इस्तेमाल है, सबसे ज़्यादा साइकिलों का इस्तेमाल। आप ये देखें सामने यहाँ पर साइकिलें एक बड़ी भरमार है साइकिलों की। जो लोग यहाँ पर रेंट पे साइकिल लेते हैं और पूरा शहर घूमते हैं और फिर वापस इसी मुकाम पर पहुँचा देते हैं। मैं भी यहाँ पर आया हूँ साइकिल लेकर और मैं पूरे शहर में घूमूंगा और कोपेनहेगन को एक्सप्लोर करूँगा। साइकिल चलाना डेनमार्क की सकाफत का अहम हिस्सा है। यहाँ पर बच्चे अमूमन 6 साल की उम्र में स्कूल जाने से पहले ही साइकिल पर पैडल मारना सीख चुके होते हैं। साइकिल चलाने की आदत डेनिश शहरियों में इतनी रच बस चुकी है कि कोपेनहेगन में रोजमर्रा के हर तरह के काम के लिए साइकिल दस्तयाब हैं। यहाँ तक कि क्रिस्टीनिया नामी साइकिल पर तो पूरा घराना सफर कर लेता है। डेनमार्क आने वालों को भी सबसे पहले साइकिल सीखने और चलाने की तरगीब दी जाती है। डेनमार्क आने वाले सयाहों को मुकामी रेंटा साइकिल के मालिकान आंखें बंद करके साइकिल किराए पर दे देते हैं, क्योंकि यहाँ का लीगल फ्रेमवर्क इतना मजबूत है कि साइकिल तक चोरी होने का कोई खौफ नहीं होता। साइकिल की सवारी गैर मुल्की सियाहों को भी कम खर्च में सियाहती मुकामात देखने की बाकफायत सहूलत देती है। असल वजह है इसकी सहूलत। ना ये महंगी है और ना परेशान कुन, और इसको आप स्पोर्ट्स का जरिया भी बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके इस्तेमाल की वजह इसकी सहूलत है, जिसकी वजह से कोपेनहेगन के गिर्द घूमना आसान हो जाता है। हाल ही में इलेक्ट्रिकल बाइक को भी मुतारिफ कराया गया है, जिससे दूर का सफर भी आसान हो गया है। इस इलेक्ट्रिक साइकिल से 10 किलोमीटर सफर तय किया जा सकता है। डेनमार्क में साइकिल कल्चर को 1880 में मुतारिफ कराया गया था। 1920 और 30 के दरमियान डेनमार्क में साइकिल मसावात और आज़ादी की अलामत बन गई। 1962 में कोपेनहेगन की मरकजी शॉपिंग स्ट्रीट को पैदल चलने वालों के लिए मखसूस कर दिया गया है। और जब 1970 की दिहाई में मशरिक़ वस्ता के तेल बहरान की वजह से तरक्की का पहिया रुका और तवानाई का बहरान पैदा हुआ, तो डेनमार्क ने तवानाई के शोबे में खुद कफील होने का तहिया करते हुए गाड़ियों के बजाय सफर के लिए साइकिलों को अपनी पहली तरजीह बना लिया। कोपेनहेगन जैसे शहर पिछले कई बरसों से बेहतर साइकिल लेन तामीर कर रहे हैं, जैसे कि साइकिल के लिए राहदारी जहां महफूज तरीके से सवारी पर सफ़र कर सकें। मतलब तकरीबन शहर में हर बड़ी सड़क में साइकिल लेन है ताकि आप महफूज माहौल में सवारी कर सकें। शहर में आसानी के लिए बहुत कुछ किया गया है, जैसे आप साइकिल किराए पर ले सकते हैं। सयाहों को स्टेशन पर पहुँचते ही साइकिल मिल जाती है, क्योंकि हर फर्द के पास एक साइकिल होती है। कई लोगों के पास 2 साइकिलें होती हैं, एक छोटी साइकिल मुकामी सफर के लिए और दूसरी साइकिल लंबे सफर के लिए। और अब ये बिल्कुल माहौलियाती मसाइल के हल का हिस्सा बन चुकी हैं। डेनमार्क में 10 में से 7 और कोपेनहेगन में 10 में से 9 अफराद के पास अपनी जाती साइकिल है। साइकिलों पर सफर के लिए पूरे डेनमार्क में 4000 किलोमीटर से ज्यादा का मखसूस ट्रैक बनाया गया है, जिसमें से तकरीबन 385 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक कोपेनहेगन में है, जबकि साइकिल के शदाई दूसरे शहरों में जाते वक्त ट्रेनों में भी साइकिल को अपने साथ ले जाते हैं। डेनमार्क के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जनवरी 2022 को साइकिलों का साल करार दिया। साइकिलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $458 मिलियन मुख्तस किए गए, जिसमें से $64 मिलियन कोपेनहेगन के लिए खर्च होंगे। मेरे पीछे यहाँ शहर का मशहूर ड्रॉनिंग ब्रिज है, जहाँ से रोज़ाना 40,000 साइकिलें गुजरती हैं।
डेनमार्क में सुई से लेकर जहाज तक का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी तरह साइकिलों का भी मुकम्मल रिकॉर्ड है। ड्रॉनिंग ब्रिज पर लगा ये डिजिटल बोर्ड इस ब्रिज से यौमिया गुजरने वाली साइकिलों का रिकॉर्ड रखता है। जैसे सुबह से अब तक 4,593 साइकिलें अब तक गुजर चुकी हैं और जब से ये ब्रिज बना है इस पर 17,40,660 बाईसाइकिलों का गुजर हो चुका है। डेनमार्क में रोजाना हर फर्द 1.4 किलोमीटर साइकिल पर सफ़र तय करता है, जबकि 40% मुलाजिम तबका और तलबा साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 33% आम इस्तेमाल के लिए साइकिल का यूज़ होता है, जबकि 25% एक्सरसाइज के लिए साइकिल इस्तेमाल होती है और 2% जो कारोबारी तबका है वो साइकिल का इस्तेमाल करता है। दो पहियों की सवारी यहाँ कितनी बड़ी नेमत समझी जाती है ये तो आपने देख लिया, मगर यहाँ आवाम पैदल भी बहुत सफ़र करती है। पैदल चलने की वजह सिर्फ माहौल को साफ रखना ही नहीं बल्कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की जो सूरत हाल है, जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो आवाम को सोचना चाहिए कि इस तरक्की याफ्ता मुल्क के बासियों की तरह पैदल चलें और साइकिल का भी इस्तेमाल बढ़ा दें। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कोपेनहेगन। तो जी, मुदस्सिर नज़ीर ने बेहतरीन रिपोर्ट तैयार की और इसमें हमने देखा महक के वहाँ पर किस तरीके से लोग, जैसे कि वो बता भी रहे, जो माहौलियाती आलूदगी है सिर्फ वही मसला नहीं है, मसला ये भी है कि आपको अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना है, वॉक भी करनी है, साइकिलिंग भी करनी है, उससे लोगों की सेहत भी बेहतर हो रही है और हर चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज है। इसके लिए बड़ा सिस्टम ज़रूरी होता है। जी अच्छा, एक अहम खबर आ रही है, अभी आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्डिक रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में अदालत से गैर मुल्की कंपनी से मुआहदे से मुताल्लिक राय ली जाएगी। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुसूसी जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। जी जुल्करनैन, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए, टेक्नॉन कंपनी और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान रिकॉर्ड डील के हवाले से दोबारा जो मुआहदा हो गया उसमें शर्ती बैनुल अक़वामी जो कंपनियां उनकी जाने से ये रखी गई थी कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ उन्हें फराहम किया जाए, ऐसा ना हो कि पहले की तरह एक पटिशन जाए और सुप्रीम कोर्ट सारा मुआहदा का रद्द करार दे। इसके पास एक बड़ी लिटिगेशन भी हुई थी। उस हवाले से सदर मुमलिकत ने रेफरेंस वफाकी काबीना की सिफारिश पर दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसमें ये अदालत से राय मांगी गई है कि क्या जो माजी का अदालती फैसला था वो इस मामले में आड़े तो नहीं आएगा और इस हवाले से जो गाइडलाइंस है वो भी जो अदालत का दी थी उनको फॉलो भी किया गया है। अब उसी हिसाब से अदालत से राय मांगी गई है इस मुआहदे की रोशनी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक अहम जो शर्त है वो थी बैनुल अक़वामी मुआहदे में पाकिस्तान की। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से जो भी अपनी मुनासिब राय होगी और सदर मुमलिकत के रेफरेंस पर समाज की बात देगी। ठीक है जुल्करनैन, आपका बेहद शुक्रिया। तो न्यूज़ अपडेट तो हासिल हो चुकी है हमें, लेकिन इसके साथ अब हम आपको आगे बढ़ के ये बताएं कि सैलाब मुतासरीन के बारे में हमने डिस्कस किया था इंट्रो में, और आपको ये अपडेट भी करना है कि कोयटा में सैलाब को गुजरे तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा वक्त हो गया है। और मैं हमने कुछ अर्सा पहले विजिट भी किए वो इलाके, तो वहाँ देखा कि अभी भी सिंध के बहुत सारे इलाके मुतासर हैं, बलूचिस्तान भी अभी काफ़ी हद तक मुतासर है। और अगर पानी का अखराज हो भी गया है उसके बावजूद जो तबाकारियाँ वहाँ पर हुई हैं वहाँ पर लोगों को संभलने में बहुत वक्त लग जाएगा। मुतासरीन अब तक संभल नहीं सके हैं, वो बेघर हो गए थे, अभी तक बेघर हैं, परेशान हाल हैं। और इन मुतासरीन की अब जिंदगी कैसे बसर वो कर रहे हैं, कैसी गुजर रही है, ये हमें जानना है। नूरुल आरफीन जो है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया जिसमें बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया कि लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को इतने मुश्किल हालात में मैनेज कर रहे हैं। तो जरा रिपोर्ट देखिए। कोयटा में बेरहम सैलाब ने कई खाते खुशहाल घरानों को कोड़ी कोड़ी का मोहताज बना दिया। हजारों सफेद पोश अफराद 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो गए। इन मुतासरीन में हना हुड़क का 65 साला रिहायशी दोस्त मोहम्मद भी है, जो 2 माह कबल तक अपने खूबसूरत और कुशादा घर में बच्चों के साथ रिहाइश पजीर था। लेकिन 25 और 26 अगस्त की तूफानी बारिश और बाद में आने वाले सैलाबी रेलों ने रातों रात सब कुछ बदल कर रख दिया। 4000 फुट पर फैला हुआ घर आनन फानन खंडर बन गया। अब दोस्त मोहम्मद घर के करीब एक छोटी सी झोंपड़ी में बच्चों के साथ रिहाइश पजीर है। कहते हैं सैलाब में जिंदगी भर की जमा पूंजी बह गई।
ऐसे दिन भी आएंगे कभी सोचा न था। दिन रात मेहनत मजदूरी करके मैंने अपना घर बनाया, लेकिन सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपना घर बनाऊं। हुकूमत मेरी मदद करे। वफाकी हुकूमत की जानिब से दोस्त मोहम्मद जैसे खुददार और सफ़ेद पोश अफराद की मदद के लिए वर्क फॉर कैश स्कीम का आगाज़ किया गया है। वफाकी वजीर साजिद तूरी कहते हैं, सैलाब से मुल्क भर में 36 लाख से ज़ायद लेबर्स और वर्कर्स बेरोजगार हुए हैं, जिनकी फौरी मदद और बहाली के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। सैलाब मुतासरीन को अपने ही घर तामीर करने के लिए योमिया 1000 रुपये उजरत दी जाएगी। कैश फॉर वर्क हम इंशाल्लाह आप लोगों को कैश देंगे, आप लोग अपने घर बार जो भी है ना उसको इंशाल्लाह आप लोग बना लेंगे, या आपके जो रास्ते हैं या आपकी वाटर चैनल है जो भी है इंशाल्लाह हम आपके थ्रू करवाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे हमने देख लिया जो हमारे बच्चों के स्कूलों का जो हाल है, उसे इंशाल्लाह हम अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से भी जितना हो सके एजुकेशन में, हेल्थ में इंशाल्लाह हम अपने वर्करों का मदद करेंगे। सैलाब मुतासरीन ने स्कीम के इनकाद को सराहा। कहते हैं हुकूमती इक़दामात से सैलाब से मुतासरा लेबर और वर्कर्स को अपने पाँव पर खड़े होने का मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। लोग भीख मांगने से बेहतर है कि वो अपना मेहनत मजदूरी करे। मुंतज़मीन का कहना है बलूचिस्तान के अलावा मुल्क के दीगर सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी मजदूरों की बैनुल अक़वामी तंजीम के साथ मिलकर बेरोज़गार मजदूरों और सैलाब मुतासरीन को वर्क फॉर कैश स्कीम के तहत रोज़गार फराहम किया जाएगा। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। लोग अब भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये हालात हैं इस वक्त भी। हम सबको मुत्तहिद होकर मिलकर ये सोचना भी पड़ेगा कि किस तरीके से उनकी मदद की जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा जी, अभी लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब हैं। ऑनलाइन पैसा किस तरह कमाना है ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। बड़ा अच्छा टॉपिक है आप लोगों के लिए। वो तमाम खवातीन इवन मर्द हजरात भी जिस वक्त मोबाइल में लगे ना, ज़रा मोबाइल साइड पे रखें और मेरी बात सुनें, क्योंकि जब आप मेरी बात सुनेंगे तो उसके बाद मोबाइल इस्तेमाल करने का ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्मार्टफोन है आपके पास? बिल्कुल है। आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं? नहीं, करता नहीं। अच्छा, मैं करती हूँ ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा। जब से मैंने शुरू किया, आप यकीन करेंगे थोड़े से ऐसे होते हैं ना, जो मैं अपने मियाँ से थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मांगती थी, मैंने मांगना छोड़ दिए, क्योंकि भाई मेरे पास अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 2000 की जगह अब 4000 आना शुरू हो गए। अच्छा, जो पैसा आप बना रही हैं सब ऑनलाइन बना रही हैं? सब ऑनलाइन बना रही हूँ। अब ये बड़े मजे की बात है, लेकिन अब इसमें आपने डिसाइड ये करना है कि आप ऑनलाइन पैसा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि चाहते तो हम सब बैंक के भाई हमारी जो इनकम है इसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाए, लेकिन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से पैसा किस तरह कमाया जाए, ये एक सवाल, ये निशान है। थोड़ी सी कोशिश करनी है आपने। घर बैठे आप लाखों रुपए ना सिर्फ महाना, बल्कि मैं ये कहूँगी आप हफ्ते भर में कमा सकते हैं। 1000, कभी 10,000, कभी 15,000 इजीली आप कमा। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि शायद हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और आप उसी के मुताबिक अपने स्किल्स के मुताबिक पैसा कमा सकते हैं। और उसके रेट्स भी वैरी करते हैं। ज़ाहिर है जैसा आपका स्किल होगा, जिस स्केल पे आप काम करेंगे वैसे ही आप पैसा कमा लेंगे। तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद है जहाँ पर जाकर आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसका कार क्या है, या उससे पहले हमें क्या तैयारी करनी है, हमें किस तरीके से कहां पर पहला स्टेप उठाना है। इसी के बारे में जानने के लिए आज हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, डिजिटल बिजनेस एक्सपर्ट हैं उस्मान अख्तर साहब। उनसे हम बात कर लेते हैं। उस्मान साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर एक खातून जो कि घर चला रही हैं वो ये कहती हैं कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो क्या चीज सबसे पहले उन्हें अपने जहन में रखनी है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो ये है कि जी हम लोग अपनी डिसाइड करें कि हम लोगों ने ऑनलाइन बिज़नेस करना किस तरीके से है। आजकल हम लोग फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस की बात करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं ई कॉमर्स के ऊपर। ई कॉमर्स लाइक कि हम लोग ऑनलाइन बिज़नेस कैसे करना है उसके ऊपर हम काम करते हैं। अब ऑनलाइन बिज़नेस या ई कॉमर्स के ऊपर जब हम लोग वर्किंग करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें सामने आती हैं। या तो हम किसी मार्केट प्लेस के ऊपर कोई चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, या हम लोग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो हम प्रोडक्ट सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। इसको देखा जाए तो इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक इवन कि अब तमाम जैसे फेसबुक के ऊपर हम सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, टिकटॉक के ऊपर इवन अब मार्केट प्लेस उन्होंने इनेबल कर दी है, हम वहाँ पर सेल स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस ये होता है कि हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि हम लोग
प्रोडक्ट तब खरीदते जब हमें ऑर्डर आता है। तो इससे हमारा जो एक न्यू बी है जो पहला स्टेप लेने में जिसको मसला होता है कि लाइक पहला स्टेप लेना हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम इन्वेंट्री कौन सी खरीदें, क्या रखें, तो हम लोग अपने सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, जब ऑर्डर आता है तब हम ख़रीद कर अपने कस्टमर तक पहुँचा देते हैं। तो ये सर्कल इस तरीके से चलता रहता है और इसी प्रोसेस को हम लोग इवन पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी, यूएसए में भी, यूरोप में भी, अमेज़ॉन के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, ईबे के ऊपर, एटसे के ऊपर, इस तरह के बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर हम घर बैठे लाइक पाकिस्तान में बैठकर हम ये इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा उस्मान साहब, बेइंतहा प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये शिकायत भी करते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च तो कर देते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड भी कर देते हैं ऑनलाइन, लेकिन वो हम बेच नहीं पाते, वो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता, हम वो ऑडियंस एंगेज नहीं कर पाते, वो कस्टमर्स हमारे पास नहीं आते। आपके ख्याल में आपकी क्या गाइडेंस होगी उन तमाम लोगों के लिए जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ई कॉमर्स को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं? अच्छा, उस हवाले से जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि हम लोग जैसे एशिया में रहते हैं तो हमारा उस तरीके से एक्सपोजर नहीं होता कि हम लोग यूएसए के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। लाइक हम पाकिस्तान में बैठकर हम ऐसी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं जो शायद हमारे डायनामिक्स में तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन यूएसए के डायनामिक्स में, यूएसए कल्चर में वो इतनी सूटेबल नहीं है। तो हमारा जो मेरा ज़्यादा फोकस है, जो कि हम लोग ये कहते हैं कि आप लोग प्रोडक्ट को अगर यूएसए में बेचना है तो यूएसए से ख़रीद कर यूएसए में बेचें, लाइक उस प्रोडक्ट को रीसेल करें जो ऑलरेडी बिक रही है। आप न्यू प्रोडक्ट को ना करें क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है, हम लो बजट से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ आइडेंटिफाई ये करना है कि ये प्रोडक्ट बिक रही है, उसके अंदर पानी के पाइप से लेके उसके अंदर क्रॉकरी, उसमें हर चीज़ जो आप ग्रॉसरी, हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो बिक रही है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा सेल हो रहा है, हम उसको लिस्ट करते हैं और अपना जो बिज़नेस का साइकिल है ये स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम ये समझें कि लाइक अब हम स्टेब्लिश हो गए हैं और हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो गया है, देन नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि शायद हम अपना ब्रांड लॉन्च कर लें, हम अपनी कोई प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान से बनवा लें या कहीं और से बनवा कर हम लॉन्च करें, तो उसको फिर हम मार्केट करने में हमें आसानी होगी। लेकिन शुरू में एक न्यू बी जो भी बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहा है, अगर वो इस प्रोसेस में आ जाता है तो उसको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो वहीं की चीज़ें जो ऑलरेडी सेल हो रही हैं वो अपने कमीशन के ऊपर देख ले कि लाइक ये $10 की मुझे मिल रही है, मैं इसको $15 की बेचूंगा तो मुझे $4-5 बच जाएंगे। तो ये ज़्यादा इजी है एक न्यू बी के लिए, यानी कि वो अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना भी चाहता है इंटरनेशनल मार्केट में तो वो पहले प्रैक्टिस ये कर ले कि वहीं के प्रोडक्ट्स खरीद कर और आगे सेल कर दे उन्हीं कंट्रीज में। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो सेल शुरू कर ले, एक छोटे पैमाने से इस बिज़नेस को शुरू करें। और इसके अंदर अब देखें, फॉर एग्जांपल मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास 10 आइटम्स हैं और मैंने ये लाइक अमेज़ॉन पर बेचनी है या वॉलमार्ट के ऊपर सेल करनी है या ईबे पे सेल, किसी भी प्लेटफॉर्म को मैं चूज़ करता हूँ। तो इस प्रोसेस के तहत मैं आइडेंटिफाई अपने सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, वो मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट दे देता है। तो मैं क्या करूँगा कि उनमें से प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट कर दूँगा, वॉलमार्ट पर लिस्ट कर दूँगा। तो जिस आइटम का मुझे ऑर्डर आएगा मैं वो ख़रीद कर अपने कस्टमर को पहुँचा दूँगा। तो मुझे कोई एडवांस में स्टॉक नहीं खरीदना। ये सबसे बड़ा एक चार्मिंग इफेक्ट है कि न्यू बी के लिए कि उसकी खास इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल कॉस्ट है वो नहीं चाहिए उसको, और वो इस बिज़नेस को बड़ी आसानी से शुरू कर सकता है। जब वो पहला स्टेप ले ले उसके बाद तो ई कॉमर्स वर्ल्ड बहुत बड़ी है, 10 ट्रिलियन की मार्केट है ये, तो इसके अंदर कहीं पर भी किसी भी जगह पर वो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर ले। सही। अच्छा उस्मान साहब, लोग क्या गफलत करते हैं कि उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि अक्सर मैंने अपने दोस्तों के सर्कल में ये बात सुनी है कि यार देखो मैंने भी तो ऑनलाइन काम शुरू किया ना, स्पेशली जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स है वो ये कंप्लेन करती है कि मैंने कपड़े का काम शुरू किया, बैंगल्स का काम शुरू किया, रिंग्स का काम शुरू किया, मेकअप के प्रोडक्ट्स का काम शुरू किया, लेकिन मुझे नुकसान हुआ। तो वो कौन सी गलती है जो कि ऑनलाइन काम के दौरान हम कर देते हैं? मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी रहनुमाई कीजिए ताकि जो लोग शुरू कर चुके हैं, ये शुरू करना चाह रहे हैं, वो लिस्ट बना लें और कहें जी ये गलतियां हमने नहीं करनी। अच्छा, उसके अंदर ना मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बात की, जैसे आपने बैंगल्स की बात की, लेडीज़ बैग की बात की, तो इस तरह की क्या कहते हैं लेडीज़ क्या करते हैं कि वो इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बना लेते हैं, फेसबुक पेज बनाकर, और देन उसके अंदर सारी कैटेगरीज़ को लिस्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारे स्टोर्स जितने भी हैं, लाइक जो हम लोग एक छोटे स्टोर्स बनाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो उसमें टारगेट हम लोग, हमारी कोशिश होती है कि उसके अंदर एक आइटम को या एक कैटेगरी को टारगेट किया जाए।
हम अक्सर डिफरेंट कैटेगरीज़ को टारगेट करते हैं, तो हमारे पास ऑडियंस जो है वो डिफरेंट तरीके से हमारे पेज पर आती है। और दूसरी बात यह है कि हमें उस पर एडवर्टाइजिंग की एक कॉस्ट है जो हमें पे करनी पड़ती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर अगर पेज बना लेते हैं तो हमें शायद ऑर्गेनिक ऑडियंस आ जाएगी, जैसा नहीं है। उसके लिए हमें उसको प्रमोट भी करना है और उसकी भी एक कॉस्ट है। उसको आप प्रमोट करते हैं, एक अपनी एक इमेज बिल्डिंग करते हैं, देन एक ऑडियंस आपकी बिल्ड होती है और देन आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर स्टार्ट होते हैं। इवन कि जितने भी आपके जो अच्छे पेजेस हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में जिनकी अच्छी सेल्स हैं, वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं और वो भी अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर वो उसको मार्केट कर रहे होते हैं। तो उस्मान साहब, लास्ट में मुझे लास्ट में मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मार्केटिंग का बेहतरीन तरीका क्या है? जैसे कि अगर कोई ब्रांड मार्केटिंग करता है तो वो हमें पीआर गिफ्ट्स भेजता है, आपकी नज़र में मार्केटिंग किस तरीके की होनी चाहिए? जी देखिए, मार्केटिंग के हवाले से पहले तो ये है कि हमें ये देखना है कि अपने प्रोडक्ट कौन सी लॉन्च करनी है। तो हमारा तो ज़्यादा कोशिश होता है कि हम उस प्रोडक्ट को न्यूबी के लिए आइडेंटिफाई करें जिसमें मार्केटिंग की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मार्केटिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक फील्ड है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें अटेंशन चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेटजीज़ चाहिए कि तब जाके हम मार्केटिंग करते हैं। अदरवाइज़ अगर एक न्यूबी अगर पाकिस्तान में कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो उसके हवाले से ज़्यादातर हम लोग इस तरीके से करते हैं कि हम इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे पेज बनाकर देन उसको वहाँ पर पेड एड चला देते हैं, यूट्यूब के ऊपर पेड एड चला देते हैं और देन वहाँ से हम इसको मार्केटिंग करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑडियंस को बिल्ड करते हैं। जब ऑडियंस बिल्ड हो जाती है तब सेकंड स्टेज आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए फिर हम लोग पीआर पैकेजेस भिजवाते हैं डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को कि वो हमारे लेकिन ये आपकी बात उस्मान साहब बिल्कुल ठीक है कि अपनी मार्केटिंग एक तरीके से अगर करेंगे और टारगेट ऑडियंस पर करेंगे तो फिर आपकी जो सेलिंग है उसमें भी बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, आपने हमें गाइड किया। आम लोगों के लिए जो इस वक्त सुन रहे थे और ये देख रहे थे और वो करना चाहते हैं ऑनलाइन काम, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपनी मार्केटिंग को ठीक करें। अगर ई कॉमर्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये भी पहले सोचें और प्लान करें कि किस तरीके से आपने इन चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन एक खबर और भी है कराची से जो आपको बतानी है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में कटी पहाड़ी का तोदा गिरने से ज़िला बस्ती से ज़िला गरबी जाने वाला ट्रैक बंद हो गया है। और कटी पहाड़ी से मट्टी सिरक रही है, गुजरने वालों और मकीनों के क्या तासुरात है, किस तरह की मुश्किलात है, हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने रिपोर्ट बनाई है, आपको दिखाते हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में शाहराह नूरजहां से मंगोपी रोड तक एक सड़क तामीर की गई थी और उसके लिए एक पहाड़ी को काटा गया था। इस वजह से इलाका कटी पहाड़ी के नाम से मशहूर है। ज़िला बस्ती को ज़िला गरबी से मिलाने वाला ये रास्ता इस वक्त अमलन बंद हो चुका है और उसकी वजह ये पहाड़ी तोदा है जो गिरा है और अब तक ये रास्ता बंद है। नॉर्थ नाज़िमाबाद से कस्बा कॉलोनी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जाने वाला रास्ता बंद है। एक ट्रैक पर ट्रैफिक जारी है और इसमें सूरत हाल के ट्रैफिक जैम के मनाजिर हम देख रहे हैं। इस तूदे गिरने की वजह से लोगों को क्या नुकसानात हो सकते हैं, आइंदा इस किस्म के नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है और यहाँ मकानात को किस तरह का खतरा लाहक है, ये हम यहाँ मालूम करेंगे मकीनों से। काफ़ी अरसे से ये इस तरह लटकता हुआ नज़र आ रहा था। इस तरफ ये पत्थर भी गिरा हुआ है, ये भी काफ़ी अरसे से गिरा हुआ है, लेकिन हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। कोई टाउन के सदर पे रहते हैं, सुदूर है, डिस्ट्रिक्ट के सुदूर रहते हैं, यहाँ पे MNA रहते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। पब्लिक यहाँ पसी हुए 3 डंपर माल नहीं है मुश्किल से, इसको अब उठाएगा कौन? यही पहाड़ी बहुत गिरता है। हुकूमत से अपील है कि कुछ हमारे लिए करे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटी पहाड़ी पर मोहम्मदपुर कॉलोनी में, उस मकान में कि जो इंतहाई मखदूश हो चुका है। और इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो ये हम महफूज हिस्से में हैं, लेकिन ये एक कमरा था जो गालिबन गुज़िश्ता बारिशों में टूट गया और नीचे से मिट्टी सरक गई। तो कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये कमरा था, लेकिन अब ये रिहाइश क्या, यहाँ पे मज़ीद 2 फुट आगे जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये फ़र्श बिल्कुल नीचे से खोखला है। और ये कटी पहाड़ी का वो हिस्सा है कि जहाँ पे ट्रैफिक अभी भी फंसा नज़र आ रहा है और जहाँ पर वो जो तोदा गिरा था उसका वो हिस्सा भी नज़र आ रहा है जिनको अब तक साफ़ नहीं किया जा सका है। हम यहाँ के मकीन जो मालिक हैं इस घर के, उनसे मालूम करेंगे कि वो किस हालत में गुजारा कर रहे हैं और किस खौफ के आलम में। सर, डर नहीं लगता आपको यहाँ रहते हुए? डर तो लग गया, लेकिन आपको मजबूरी की वजह से बैठा हुआ था। अभी क्या करूँ, अभी कोई असर तो है नहीं। ये आपका मकान टूट गया, ये कमरा टूट गया, दीवार गिर गई, तो आप लोगों की किसी ने मदद नहीं की? नहीं, किसी ने 1 रुपये की मदद नहीं की। कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? तकरीबन हमारा 6-7 साल हो गए।
हादसा दुनिया भर में होते हैं, मगर कम से कम कटी पहाड़ी में जिस तरह का हादसा हुआ है उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। हिफाजती दीवार कब तामीर होगी, इसका जवाब बल्दिया गरबी और बल्दिया उज़्मा कराची के जिम्मेदारान ही दे सकते हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अभी आपको एक अहम खबर देंगे। बलूचिस्तान से खारान के इलाके में CTD की मुश्तरका कार्रवाई हुई है। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नूरुल आरफीन से। जी नूरुल आरफीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये खुफिया इत्तला पर खरान के इलाके ज़ीरी जंगल में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और हसास इदारों ने कार्रवाई की है। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और मुबैना दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और फायरिंग के तबादले में फोर्सेज से झड़प के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। तर्जुमान का कहना है कि ये हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है और ऑपरेशन में मारे जाने वाले दहशतगर्द जो है नोशकी एक्सी कैंप पर हमला में भी मुलविस थे। इसके अलावा ये जो दहशतगर्द हैं खरान और इसके मलका इलाकों में भी टारगेट किलिंग में मुलविस रहे हैं। जी ठीक है नूरुल आरफीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, हमने हमेशा ये सुना है जी किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है, और 2 दोस्तों ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द के लोग हैं उस जगह के जहाँ पर ये लाइब्रेरी कायम की गई है, बड़े पुरसुकून है कि जी चलें अब मुताले करने की एक बेहतरीन जगह हमें मिल गई है। लाहौर में 2 दोस्तों का एहसन इक़दाम किताब घर के नाम से एक छोटी सी प्यारी सी लाइब्रेरी उन्होंने कायम की है। बिल्कुल, पब्लिक लाइब्रेरी की जब हम बात करते हैं ना महक, तो लाहौर में एक पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी और कायद आज़म लाइब्रेरी, ये 2 लाइब्रेरीज हैं सबसे बड़ी लाहौर की। और उसके बाद हम देखते हैं कि छोटी छोटी अगर ऐसी लाइब्रेरीज कायम कर दी जाएं तो कितना अच्छा होगा कि अहले इलाका बिल्कुल मोहल्लों में उनके लिए आसान होगा, वहाँ बैठकर अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और जो भी उन्होंने पुरसकून माहौल में मुताला करना है वो किया जा सकता है। तो आयशा अता ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। लाहौर के इलाका इचरा की एक तंग गली में वाक़े ये है किताब घर पब्लिक लाइब्रेरी। अलमारियों में करीने से जुड़ी किताबें, कहीं उर्दू तो कहीं पंजाबी अदब, तारीख का मुताला करना हो या साइंस से जुड़ी मालूमात दरकार हो, इस लाइब्रेरी में सब दस्तयाब है। इचरा के रिहायशी जुल्फकार मन्नान और इनकी दोस्त एराज ने किताबों से दोस्ती के दम तोड़ते रिश्ते को बहाल रखने के लिए इस लाइब्रेरी की बुनियाद रखी। किताबें पहले हमारी पर्सनल कलेक्शंस, हमारी पूरी की पूरी पर्सनल लाइब्रेरीज हमने डोनेट की। जो ये रंग देख रही हैं, जो ये पेंटिंग्स देख रही हैं, जो ये माहौल देख रहे हैं, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है। लाइब्रेरी मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगती है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई भी अल्टरनेटिव दुनिया इमेजिन की या फिर अल्टरनेटिव दुनिया बनाने की कोशिश की और उसमें सक्सेसफुल रहे, उन सब में एक चीज़ कॉमन ये है कि वो किताबें पढ़ते थे। लाइब्रेरी की दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाकर यहाँ आने वालों को पुरकशिश माहौल में खुशामदीद कहा जाता है। 5000 किताबों का खजाना इस कुतुब खाने में मौजूद, जिन्हें पढ़ने के लिए कोई फीस अदा नहीं करना पड़ती। किताब जहाँ तन्हाई का बेहतरीन साथी है, वहीं पढ़ने वालों की रूहानी तस्कीन के साथ साथ इल्म में इजाफे का बाइस भी बनती है। कैमरामैन जवाद हिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। दोस्तों ने बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया और बड़ा अच्छा काम किया। अब ये दोनों दोस्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जुल्फ़िकार मन्नान और एराज, दोनों ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक, वालेकुम अस्सलाम। आप जी बिल्कुल, थैंक यू। ओके जुल्फ़िकार, सबसे पहले आपसे बात मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे बताएं कि क्या मकसद था इस लाइब्रेरी को बनाने का, क्या माइंड था कि आपने इचरा जैसी जगह, बिकॉज इचरा लाहौर का वो इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, लोगों का आना जाना रहता है, तो ऐसी जगह क्यों आपने सिलेक्ट की, क्या माइंड सेट था?
देखिए, जैसे आप शायद जानती हों, जो इचरा का इलाका है वो हमारे ओल्ड लाहौर से भी पुरानी लाहौर की सबसे पहली आबादी थी। जी जी। तो एक तो वो उसकी तारीखी इंपॉर्टेंस भी, बट ऊपर अल्लाह की तरफ से आया था। हमें तो बस मौका मिला था, मेरे एक दोस्त के अब्बू की जगह थी ये इचरा में, वो सोफ़ों का कारखाना होता था ये पहले। तो दोस्त ने कहा कि यार इसमें कुछ अच्छा काम करते हैं। अच्छा इरास, आप मुझे बताएं कि ये ख्याल तो आप लोगों को आया लाइब्रेरी बनाने का। जब हम पब्लिक लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ख़ासतौर पर लाहौर में नज़र नहीं आती। कुछ 2 बड़ी पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, उसके अलावा ऐसी छोटी छोटी लाइब्रेरीज़ कहीं कायम नहीं की गई हैं। ये ख्याल इसलिए भी आया कि वो तमाम लोग जो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, पुरसकून माहौल चाहते हैं, उनको ये माहौल फराहम किया जाए इन लाइब्रेरीज़ के थ्रू। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं लाहौर और अदब का रिश्ता तो काफ़ी पुराना है। और पाकिस्तान बनने से पहले किताब घर यहाँ पर बहुत आम होते थे। किताब घर के नाम से ही इस तरह की लाइब्रेरीज खड़ी की जाती थी जहाँ पर लोग पढ़ सकते थे, आपस में गुफ्तगू कर सकते थे, इल्म को बांट सकते थे। स्क्राइब्स भी बैठा करते थे, पब्लिशिंग हाउसेस भी होते थे वो। तो बिल्कुल यही इसी ट्रेडिशन को मद्देनजर रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया। अच्छा ठीक है जुल्फ़िकार, मुझे ये बताएं कि लोगों का रिस्पांस कैसा है? लाइक लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया, आना शुरू हुए, क्या कमेंट्स थे, लोगों का रिएक्शन क्या था? आई थिंक सबसे जो अहम रिएक्शन ये था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि किताब घर उनके लिए एक सेफ़ स्पेस की तरह एक्ट करती है। देखें, जहाँ पंखा लगा हो, एसी हो और इंटरनेट चल रहा हो और आपको अपनी, आप समझ लें, फ़िक्री आज़ादी आपको महसूस हो, तो वो मुझे बहुत से लोगों ने आके बताया कि मेरी CSS की पढ़ाई ना होती अगर लाइब्रेरी ना होती, या जब से लाइब्रेरी खुली है मुझे हॉस्टल के करीब मैं आ जाता हूँ, पढ़ लेता हूँ। बहुत सी ख़वातीन हैं जिनने अपनी PhDयाँ स्टार्ट टू फिनिश हमारी लाइब्रेरी में लिखी, तो उन्होंने भी बहुत शुक्रगुजारी दिखाई। तो इस तरह का रिस्पॉन्स है, लोगों ने तो बहुत हमें खुलेआम एक्सेप्ट किया है और हमें सेलिब्रेट भी किया। अच्छा इरास, यहाँ पर मुझे ये भी बताएगा कि ख़ास तौर पर आजकल की नौजवान नस्ल को जब हम देखते हैं ना, तो हमें ये नज़र आता है कि उनका रुझान ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने की तरफ है। और ख़ास तौर पर अब क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करने से मुराद मेरी ये भी है कि लोग ऑनलाइन काम बहुत सारे कर रहे हैं, और चाहे पढ़ाई भी क्यों ना हो वो। तो मुझे ये बताएगा, क्या इस लाइब्रेरी के अंदर आप लोगों ने कोई ऐसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर कोई किताब नहीं पढ़ना चाहता और वहाँ पर पढ़ाई करना चाहता है, मोबाइल इस्तेमाल करना चाहता है, तो क्या इंटरनेट की फैसिलिटी होती है या कंप्यूटर्स वहाँ पर लैपटॉप्स भी फराहम किए जाते हैं ताकि लोग आकर वहाँ पर एटलीस्ट अगर काम करना चाहते हैं तो वो काम भी कर सकें? जी बिल्कुल, यहाँ पर फुली फ्री वाईफाई अवेलेबल होता है 24/7। और जहाँ तक कंप्यूटर की बात है, हमारा एक पब्लिक कंप्यूटर है जो हम लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर, कैटलॉगिंग, मैनेजमेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी अवेलेबल होता है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो हमारे इंफॉर्मेशन डेस्क पर आके मांग सकते हैं और उनको फराहम कर दिया जाता है। सही है। अच्छा, तो जुल्फ़िकार आप मुझे बताएं, जैसे हमने देखा लाइब्रेरीज़ का डिफरेंट एक रूल है जी, कि हर लाइब्रेरी का ये होता है कि जी आपने अगर कोई बुक वहाँ से लेनी है या कुछ भी ऐसा आपने कुछ बोरो करना है तो आपको कार्ड्स वगैरह बना के दिए जाते हैं। यहाँ पर किस तरह से है? लाइक लोग आते हैं, क्या घर लेके जा सकते हैं किताब, या सिर्फ कंपल्शन है जी कि आपने वहीं पर बैठ के पढ़ना है? नहीं, बिल्कुल। जैसे हमारी एक और भी हमारा मकसद था किताब घर खड़ा करने का कि जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज जो रियासत के कंट्रोल में है ना, उनमें इतने ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस और नॉर्म्स होते हैं कि लोग ऑनेस्टली जाना पसंद नहीं करते। आप बाहर की बुक्स लेके जा नहीं सकते अंदर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमारी लाइब्रेरी में हमारे 2 सिंपल रूल्स हैं। पहला रूल है कि इट्स अ फ्री पब्लिक लाइब्रेरी, तो जितने भी दिन हम 7 दिन हम खुले होते हैं वो फ्री होती है इंटायरली। आप कभी भी आ सकते हैं, आप बाहर की किताबें लाएँ, बेशक जो मर्ज़ी करें। और अगर आप किताबें चेकआउट करके लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी किताबें बहुत वैल्यूएबल कलेक्शंस हैं, लोगों की पर्सनल लाइब्रेरीज हैं, तो उसके लिए फिर हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम है जो 500 रुपीज़ मंथली आप पे करते हो। खूबसूरत सा आपके लिए कार्ड बनता है, उस कार्ड पे आप बुक्स चेकआउट करके लेके जा सकते हैं। लेकिन ये पेमेंट भी कम्प्लीटली वॉलंटरी है। ये बिल्कुल भी लाजिम नहीं है। अगर आप नहीं पे कर सकते तो आप हमारे इंफॉर्मेशन डेस्क पे दोबारा आकर बताएं और आपको मेंबरशिप फ्री में भी मिल सकती है। आप फ्री में भी किताबें चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं राज कि आप लोग इसको मैनेज कैसे करें? बिकॉज जाहिर है कि किताब लाना, फिर लाइब्रेरी में रखना, लाइब्रेरी का खर्चा, ये एक ज़्यादा वाईफाई भी है, फिर एक बिजली का खर्चा है, ज़ाहिर है कुछ खर्चे होते हैं आपकी जगह के। तो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? अच्छा, एक तो हम लोग दोनों टीचर्स हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स ने और हमारे जो टीचर्स का नेटवर्क है उसने हमें बहुत सपोर्ट किया इसको मैनेज करने में। जिस तरह हमारे स्टूडेंट ने ही इस लाइब्रेरी के लिए एक पूरा कैटलॉगिंग सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर उर्दू और पंजाबी की किताबों को कैटलॉग करने की पूरी एक मतलब
इजाज़त थी उस सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि यहाँ पर नहीं होती, और उसने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सिस्टम को उसमें मॉडल किया। एक तो ये, और दूसरा ये कि जो हमारे बाकी खर्चे और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो तो एक तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और हमारे पास कुछ स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू हैं जिनके थ्रू हम अपनी लाइब्रेरी को महीने चलाते रहते हैं। तो एक तो हमारी मेंबरशिप्स हैं, दूसरा हमारी वन टाइम डोनेशंस होती हैं, और हमारे मंथली प्लेजेस होते हैं जिसके थ्रू लोग हमें डोनेट करते हैं। फिर हमारी क्लासेस होती हैं उर्दू, पंजाबी, हिंदी की, हमने क्लासेस लाइब्रेरी में काफ़ी देर के लिए मेंटेन रखी हैं और अभी भी वो हो रही हैं, तो उसके थ्रू हमारा रेवेन्यू आता है। फिर लोग यहाँ पे इवेंट्स करवाना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी रेवेन्यू आता है। अगर आप टिकट के थ्रू इवेंट करवा रहे हैं तो उसका 40% लाइब्रेरी को जाता है। अच्छा। जिस तरह अभी हम लोग इंशाल्लाह 2 नवंबर को शेख गिल के साथ एक गज़ल नाइट रखेंगे जो कि फ्लड। अच्छा, मैं इस तरफ ही आ रहा था, मैं यही सोच रहा था कि क्या आप लोग वहाँ मुख्तलिफ सेशंस, वर्कशॉप्स भी रखते हैं ताकि एक प्रोडक्टिव काम भी वहाँ पर हो सके, ऐसा ही है जुल्कने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आपकी लाइब्रेरी का जो मकसद होता है ना, वो सिर्फ बुक्स हाउस करना नहीं होता, बल्कि वो कम्युनिटी सेंटर, एग्जैक्टली, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, उनकी स्किल इंप्रूव करना, एग्जैक्टली उनकी स्किल्स इंप्रूव करना, उनके पास वर्कशॉप्स हों, थेरेप्यूटिक मेडिटेशन वर्कशॉप्स हों, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम एक ये सेंटर बन चुके हैं कम्युनिटी के लिए, जहां हमारी ड्रामा वर्कशॉप्स होती हैं। हमारी एक ये नियत है कि हम देखते हैं कि आजकल फीमेल गज़ल सिंगर्स को उस तरह की पेट्रनेज नहीं मिलती जिस तरह पहले मिलती होती थी या मिलनी चाहिए। तो पहले हमने अपनी ये जो शाम गज़ल है, हमने फरहीन रज़ा जाफरी के साथ शुरू की थी, और अब माशाल्लाह से 2 तारीख को शेख गिल आएंगी हमारी लाइब्रेरी शाम गज़ल। ये आप यकीनी तौर पर आप दोनों का बहुत अच्छा एफर्ट इसलिए भी है कि ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स अगर हर सोसाइटी में, हर जगह पर, हर गली मोहल्ले में महक होंगे तो कितने लोगों के स्किल्स एनहांस हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो ढके छुपे हैं, जिनके स्किल्स हैं या उनके अंदर टैलेंट है लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो थैंक यू वेरी मच, और आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, कि आगे भी आप लोग इस तरीके से लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहें। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मगर ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि भाई फैशन में क्या इन है, क्या आउट है, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना आपने, क्योंकि शादी का सीजन भी आने वाला है। सो ब्रेक के बाद बताएंगे 7 वीक का। वेलकम बैक जी। हमने आपको बताया था कि मौसम बदल रहा है, और जब मौसम बदलता है तो फिर पहनावे भी बदल जाते हैं, और ख़वातीन को ये फ़िक्र लाहक होती है कि भाई भैया की शादी है, बहन की शादी है, देवर की शादी है, क्या पहनना है, लिबास का इंतखाब कैसे करना। ना सिर्फ शादी बल्कि जो हम देखते हैं कि डेली रूटीन में ख़वातीन घर से बाहर निकलती है, उनके लिए ये होता है भाई कि विंटर सीज़न है, कलर की सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, ब्लैक के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, रेड पहना है तो क्या साथ जूते होने चाहिए, आपने अगर पर्पल पहना है तो भाई दुपट्टा किस तरह का होना चाहिए, या फिर हमें पता है कि सर्दियों में ज़्यादा शॉल्स हम लेते हैं तो शॉल्स या फिर स्वेटर आपका कैसा होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमारे साथ जो है ड्रेस डिज़ाइनर सबा बशीर मौजूद हैं, और उनकी ड्रेसेस की एक बड़ी अच्छी सी रेंज भी है। सो सबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि इसमें फॉर्मल, सेमी फॉर्मल दोनों ड्रेसेस मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि मैं जरा ड्रेसेस निकाल के शाज़ेब दिखाती भी रहूँ। लगता है आपने खरीद लिए सारे? मैंने अभी खरीदे नहीं है, मैं प्रोग्राम के बाद खरीदूंगी। वैसे आपकी बेगम को मसला होता है कि भाई शाज़ेब मौसम बदल रहा है ना, ये सबकी बेगमात को मसला होता है, इसलिए सब भाइयों की मैं आवाज़ बन गई हूँ आज, सब बेगमात के मैंने मसले हल कर देने हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो जोड़ा है, सबसे पहले तो इसकी कॉस्ट मैं पूछूंगी, क्योंकि इसके अपर एरिया पे काम है, फिर नीचे वाला बिल्कुल सिंपल है, बाजुओं पे काम है वही इसके, तो ये यकीनन आप बारात में या आप वलीमे में इजीली वेयर कर सकती है। तो कॉस्ट क्या है इसकी? इतना जोड़ा हैवी जो है कितनी कॉस्ट में बन जाता है इजीली? ये तो डिपेंड करता है कि काम किस तरह से आप करवा रहे हैं, या फिर आप कलर किस तरह से चूज़ कर रहे हैं। कलर पैलेट चूज़ होंगे पहले, फिर उसके बाद फैब्रिक चूज़ होगा कि कौन सा फैब्रिक आप लेना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से सारी कॉस्टिंग बनती है। लेकिन ये इतना मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, ये रीजनेबल रेट में आपको। अच्छा, तो ये जो आजकल ये जो बाजुओं पे काम चल रहा है, ये इन है, तो ये सर्दियों में आप इसको किस तरह से, लाइक अगर मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं दिसंबर या जनवरी की शादी में ये वाला जोड़ा पहनूं, तो ये बाजुओं के काम को किस तरह से मैं खत्म करवा सकती हूँ? तो इसको स्किप करवा के आप वेलवेट के साथ, वेलवेट के बाजू, सही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो जोड़ा है भाई, कलर बहुत प्यारा है। अमूमन आप देखते होंगे मैंने जुम्मे के दिन ये कलर पहना होता है, तो मुझे बताएं कि ये एक बड़ा मतलब कि रीजनेबल सा मुझे लग रहा है कि आप इसको अपने डेली रूटीन में पहन सकते हैं, ऑफिस जाते हुए या यूनिवर्सिटीज जो बच्चियाँ जाती हैं वो, या फिर जिस जो लोग हमारे तरह प्रोग्राम करते हैं वो भी पहन सकते हैं। तो मुझे
बताएं कि ये जो जोड़ा है इसके बारे में क्या है कि भाई ये इसके दामन पे काम है, गले पे काम है, बाजुओं पे काम है, तो ये कितना कॉस्टली पड़ता है आपको? ये रीज़नेबल है। अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो उनके डिमांड मतलब इतने एक्सपेंसिव हमारे जोड़े नहीं और ये आप कस्टमाइज बना देती हैं। क्लास अपर क्लास दोनों क्लासेस हमारी इजीली बाय कर सकते हैं। अच्छा, तो कॉस्ट होगी। वैसे जो ट्रेंड्स हैं हम देखते हैं कि जब भी मौसम बदलता है, खैर विंटर्स आने वाले हैं और फिर एक वेडिंग सीजन भी आ रहा है, इसमें खास तौर पर इस बार क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं शादी सीजन में? इस बार लॉन्ग मैक्सीज हो गई, सिल्क के गाउन्स हो गए, सिल्क की मैक्सीज हो गई, जैसे ये मैक्सी है ना हमारे पास जी, इस क्रश में जो है वो ये बहुत ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, ये चुनरी पे बना हुआ है भाई, नीचे जो इसका एरिया है वो चुनरी का है और ऊपर वाला आप देखिए पूरा काम हुआ है जो है सही है। और सबा ये आपके आज जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं उनके लिए आसानी होती है कि भाई अपनी मर्जी का वो कस्टमाइज बनवा सकते हैं और कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी मर्जी से। अच्छा, अभी हम कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे ना कि ऑनलाइन सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या ऐसा भी है कि आपके ड्रेसेस लोग ऑनलाइन पसंद भी कर लें? कोई इस शहर में बैठा है, कोई वहाँ बैठा है और वहाँ पसंद करके वो ऑनलाइन ही बाय कर लें? जी, वो ऑनलाइन ही बाय कर सकते हैं। अच्छा सबा, मुझे एक चीज़ बताएं, जब सर्दियाँ आती है ना तो अमूमन हम ये कहते हैं कि जी हमने अगर कोई जोड़ा हैवी, जैसे ये जोड़ा हैवी है, इसके ऊपर मैं शॉल नहीं ले सकती, लेकिन इसी जोड़े पर मैं दोबारा दिखा देती हूँ, मैंने इसी जोड़े पे शॉल लेनी है, तो इसमें मैं क्या कमी करवाऊंगी कि मुझे वो शॉल भी अच्छी लग रही है, मेरा सूट जो है वो भी प्रॉपर अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है? आप जो इसके स्लीव्स पे काम हुआ है वो आप बॉटम पे ले आए, ठीक है। लाइक स्लीव्स के अगर आप शॉल ऊपर से ले रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, तो आपका ये जो चीज़ है ये एरिया छुपे भी नहीं, आपका ये बॉटम पे भी आ सही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो ब्लू है हमारे पास रेंज है, इसके अलावा जनाब पिंक है। शाज़ेब, भाभी के लिए कैसा लग रहा है? ये वैसे मेहंदी के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। भाभी अगर किसी की मेहंदी में जा रही है तो ये तुम पूरी बात बोलो, क्यों तुमने जूते पढ़वाने बाद में? वैसे भी उनके भाई की शादी आ रही है, तूने मुझे बताया था। अच्छा, मुझे बताएं कि ये अमूमन मेहंदी या फिर माइयों पे पहना जाता है, चुनरी अभी भी इन है? जी बिल्कुल इन है। चुनरी में तो काफ़ी स्टाइल्स हैं, लाइक चुनरी में हमारे पास टाई डाई के आ जाते हैं और चुनरी के काफ़ी स्टाइल्स हैं, इंडियन स्टाइल्स हैं, बहुत सारी रेंज है चुनरी में। चुनरी में बेसिकली सिर्फ एक रेंज नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है चुनरी में। अच्छा सबा, मुझे बताएं, अगर मैं ऊपर से लेके नीचे तक थ्रू आउट कहूँ कि जी मेरा जो जोड़ा है वो चुनरी का होना चाहिए, लाइक मैं जो इसका ऊपर का बॉडी का पार्ट है ये हमने सिंपल रखा हुआ है ना, सिंपल सिल्क पे लिया हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि जी मेरा पूरा चुनरी का हो, तो क्या पूरा चुनरी का अगर कोई फ्रॉक या मैक्सी बन रही है तो क्या वो लुक आती है या फिर वो बहुत हैवी हो जाता है? नहीं, या वो फिर लुक ट्रेंड नहीं रहता? नहीं, वो ट्रेंड से भी आउट हो जाता है, वो इतना अच्छा लुक देगा नहीं आपको। अच्छा, तो लुक्स के हिसाब से सब चीज़ें डिज़ाइन होती हैं और उसके बाद वो एक पीस बन के हमारे सामने। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड में होती हैं और कुछ ट्रेंड सेट किए जाते हैं। आप किस हद तक कोशिश करती हैं कि ट्रेंड ऐसे सेट किए जाएं, कोई नई चीज़ें लॉन्च की जाएं, कोई ऐसे डिज़ाइन लाए जाएं जो मार्केट में ऑलरेडी नहीं है? क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइन हम देख रहे होते हैं रिपीट हो रहे हैं, तो क्या आप कोई नए ट्रेंड्स भी सेट करेंगे? बिल्कुल, हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी है मार्केट से थोड़ा सा डिफरेंट हो, मतलब कॉपी ना हो। आपको अगर एक चीज़ यहाँ मिल रही है तो आपको वो मार्केट हर जगह एक जैसे कपड़े नजर आ रहे होते हैं, वो नहीं होने चाहिए ना? नहीं, इस तरह से तो मैं वो करती भी। तो आपका क्या फोकस है अभी कि डिफरेंट चीज़ आप क्या लेके आ रहे हैं? हम जो आ रहे हैं, लाइक हमारा जो अभी न्यू अराइवल था वो था ब्लॉक प्रिंट्स पे। अच्छा। तो ब्लॉक प्रिंट्स पे सबने अमूमन वो रैंडम शर्ट्स पे और दुपट्टों पे इतना कर लिया कि वो लोकल लगने लगता है, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि कुछ कोई है ऐसे ब्लॉक लाइक मेरे पास 2 पीस हैं अभी मैंने न्यू अराइवल। अच्छा, ये एक बड़ा प्यारा सा लास्ट एक पीस मैंने देखा है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये लाइक आप किसी बर्थडे पे भी वेयर कर सकते हैं, आप किसी अगर किसी दूर के रिश्ते की शादी पे जा रहे हैं आप किसी भी वेयर, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो कलेक्शन उसमें ज़्यादा सिल्क है, सिल्क को इन रखने का मकसद क्या है? सिल्क को इसलिए इन रखा है क्योंकि अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें सिल्क में जो है वो क्वांटिटी रखनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं, ये सिल्क में काफ़ी वैरायटी होती है। सिल्क एक शामों से रॉ सिल्क होता है, तो वो मतलब आपका विंटर और समर चल जाता है। आप किस तरह की सिल्क लेते हैं, ठीक है। अच्छा सबा, मैं चाहूंगी जरा आप यहाँ पर आएं और जो आपकी कलेक्शन है इसमें अगर ब्लॉक प्रिंटिंग है या फिर जिस तरह से स्पेशली वो लड़कियां अब जो ऑफिस गोइंग है शाज़ेब, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है ना कि जी ये तो सारे फैंसी ड्रेसेस हैं, ये कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। वाला है, ठीक है, वो हमारा प्रोग्राम देख रहा है जी, वो ये कह रहा है कि मुझे मेरे साथ ही होता समझ नहीं आती कल क्या पहनूं ना, तो कभी कभी जो है वो मेरी माँ एक ऐसा ड्रेस होता है ना जो हम हर जगह पहन लेते हैं, ऑफिस जाना है, कहीं किसी के घर जाना है, ऐसे ड्रेसेस भी हैं इनमें? जी जी। अच्छा, लाइक जैसे ये है, ये चिकन कपड़ा है, चिकन चिकनकारी है। जी जी, चिकनकारी नहीं, सिंपल चिकन है। ओके, मैं चाहूंगी जरा कैमरे
कैमरे में, हमारे कैमरामैन जूम भी करके दिखा ये उसके ऊपर हमने ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करवाई है, लाइक ये एप्लिक वर्क कहलाता है। अच्छा जी, तो ये सिंध में ज़्यादा इंटीरियर में पहना जाता है, तो मैंने उसको मतलब उस डिज़ाइन को अपने एक मॉडर्न वे में इसको कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की। इसके ऊपर कोई प्यारी सी शॉल भी ले सकते हैं ना, इसके साथ आप शॉल ले सकते हैं या स्ट्रॉलर ले सकते हैं, लाइक जैसे लड़कियों के फैंसी स्ट्रॉलर्स आते हैं प्रिंटेड, तो वो इस पे वाइट पे तो कोई भी आप इजीली ऑफिस गोइंग है तो आप इजीली पहन सकते हैं, यूनिवर्सिटी जाना है या फिर आप ये देख लीजिए किसी गेट टुगेदर में जाना है, यू नो अक्सर हाई टी में जब लोग जाते हैं या फिर कभी किटी पार्टी में जाते हैं तो समझ नहीं आता। मैं चाहूँगी एक और जो है हम कैजुअल ड्रेस अपने नाज़रीन को दिखाएं ताकि थोड़े से वो लोग जो कि शादी से हटके भी बात करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी आसानी। एक कलर कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त होता है, ये है बलूची स्टाइल में हमने एप्लिक वर्क करवाया ताकि ये कुछ मॉडर्न भी लगे और वो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, तो उसको हमने इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की है। और ये बड़ा अच्छा फ्यूजन आपने बनाया ना कि बलूची स्टाइल को आपने तो इन भी रखा है और दूसरा वो थोड़ा सा यू नो अप टू डेट भी चीज हो गई है। अच्छा, अब जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि मैं ये वाला काम खत्म करवा दूं नीचे वाला और सिर्फ ऊपर के एरिया का काम, तो वो आपके मोटिव डिफरेंट आ जाएंगे। आप अगर जिस तरह से मोटिव बोलेंगे तो उस हिसाब से वो असेंबल होकर, लेकिन लोग कस्टमाइज करा सकते हैं अगर वो कुछ चेंजिंग कराना चाहते हैं किसी ड्रेस में तो करा सकते हैं। अच्छा, ये ब्लॉकिंग वाला जो काम है जैसे आपने इस पे ये कहा, तो ये किसी भी फैब्रिक पर हो जाता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फैब्रिक होता है? नहीं, ये स्पेसिफिक फैब्रिक पे नहीं है, लेकिन हमारी मतलब हमें देखना पड़ता है कि कौन से फैब्रिक पे वो ज़्यादा बेटर बैठता है ब्लॉक प्रिंट आपका, या किसी पे ऐसा समटाइम्स होता है कि वो ब्लॉक प्रिंट नहीं बैठता, तो हमें जो है वो फैब्रिक चूज़ करना पड़ता है बेसिक के कौन से फैब्रिक पे ज़्यादा बेटर बैठेगा। मैंने 2 फैब्रिक लिए थे तो दोनों पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आए। एक ये फैब्रिक था हमारे ये पास, कौन सा फैब्रिक? ये खड्डी नेट है और ये है मैं चाहूंगी जरा हम ये भी कैमरे में दिखाएं भाई, ये देखें कितनी जबरदस्ती चोली है। और ये कौन सा फैब्रिक आपने बताया? ये तो खड्डी नेट है और वो कॉटन नेट है। कॉटन नेट है, अच्छा कॉटन नेट भी बड़ा जो है वो विंटर्स में आप दोनों उसमें इजीली पहन सकते हैं। वैसे अमूमन ही कहा जाता है कि भाई शादियां होती है ना तो खवातीन को शादी में कोई सर्दी वर्दी नहीं लगती, उसमें भी आप इजीली हाफ स्लीव्स भी पहन लेते हैं। तो भाई थैंक यू सो मच, सबा हमारे साथ मौजूद थी। ट्रेंडी लगना, प्यारा लगना बड़ा ज़रूरी होता है कि जी आप अप टू डेट लग रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि आपके ऊपर सूट क्या कर रहा है, मौका क्या है, आपने उस मौके की मुनासिबत से क्या पहनना है, ये सोचना और इस चीज़ को मद्देनजर रखना बड़ा ज़रूरी है। अभी ले रहे हैं हम एक ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो आपकी किस्मत यानी आपके सितारे क्या कह रहे हैं आपके बारे में, ये जानिए ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। कामयाबी, खुशी, सुकून और मोहब्बत जैसी चीज़ें आपको कब मिलेंगी? मुझे कब मिलेंगी, शाहज़ेब को कब मिलेंगी? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में सुकून बहुत है, लेकिन फिर भी हमें इंतज़ार रहता है कि मतलब मुझे तो इंतज़ार रहता है कि भाई मेरे पास पैसा कब आएगा, मैं शॉपिंग कब करूँगी। वो क्यूरियोसिटी जो है ना कि यार हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। अभी मेरे मियाँ अगर सुन रहे होंगे ना तो कहेंगे इसको कितने पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए, हर वक्त तो ये शॉपिंग करती रहती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये होता है कि भाई हम जो हमारा पूरा वीक है वो फाइनेंशियली कैसा गुजरेगा, लाइक हमने अपना बजट कैसे मैनेज करना, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, पैसा आएगा या आके वापस चला जाएगा या आपके हाथों में रहेगा। पैसे के अलावा भी जिंदगी में सुकून हो या आपके आपस के रिश्ते हो या आपकी आम जिंदगी हो, कामयाबी हो, या फिर शाहज़ेब अगर आपने कुछ सेल करना है, कुछ परचेज करना है तो आप कोई नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली कौन सा मौजू वक्त है, इस बारे में आपके जो सितारे हैं ना उनका जो एक अमल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इसी पर अब बात करने के लिए माहिर इल्म नुजूम अजीम जाफरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमेशा से हमारे प्रोग्राम में वो होते हैं, हम उनसे जानते हैं कि भाई फलाना सितारा क्या कहता है, फलाना सितारा क्या कहता है। और इस सेगमेंट में जो है आप भी हमारा साथ दे सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। कैसे? स्क्रीन पर इस वक्त हम नंबर फ्लैश करें, फ़ोन उठाना है आपने, कॉल मिलानी है, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है और प्लीज़ जब आप कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, ठीक है? और फिर आप अजीम जाफरी साहब से बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ज़रा बताएं तो सही कि 12 सितारे, 12 मूड इस दुनिया में होते हैं, 12 तरह के लोग होते हैं, तो कौन सा सितारा जो है बड़ा एक्टिव चल रहा है, किसका जो है भाई किसकी किस्मत जो है वो इस हफ्ते हम देखेंगे? किसके सितारे गर्दिश में है? गर्दिश में। हाँ बिल्कुल बताते हैं। सबसे पहले बारी है एरीज वालों की। जी। एरीज वालों का जो आज से एक स्टार अच्छा हुआ है उनका, उसमें उनको ट्रैवल आ सकता है इस वीक में, ठीक है? बल्कि इस वीक ही नहीं कहूँगा, बल्कि नेक्स्ट 25 डेज के अंदर अंदर उनका एक ट्रैवल आ सकता है। डोमेस्टिक भी हो सकता है, अब्रॉड भी ट्रैवल हो सकता है। किसी के साथ मिलके कुछ अगर करना चाह रहे थे, बिजनेस कोई अपना काम करना चाह रहे थे, वो उसमें कोई रुकावटें आ रही थी तो वो आज से वो ख़त्म हो जाएंगी।
केयर करना है तो आपने सिर्फ अपने स्टमक का और अपने अगर कोलेस्ट्रॉल हार्ट इश्यूज हैं तो जरा सा खाने में एहतियात करें। यानी कि हेल्थ के इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है एरीज को। यस एग्जैक्टली, हेल्थ इश्यूज और स्पेशली अभी चंद दिन के लिए अगर मिसाल के तौर पे कोई रिश्ते की बात हो रही है, कोई मंगनी तय करना चाह रहे हैं जिनका एरीज है। अच्छा, यहाँ भी मैं क्लियर कर दूं, एरीज एज पर टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, सन साइन की बात नहीं हो रही। सन हमसे दूर है, मून हमारे नजदीक है। जब भी देखा होगा आपने समंदर की लहरें भी जो होती हैं फुल मून में कितनी हाई होती हैं, ठीक है ना, हाई और लो हो जाती हैं जब चांद गुरूब होने के नजदीक होता है। तो हमारी जिंदगी में मून ज्यादा असर करता है। तो ये मैं मून साइन की बात कर रहा हूँ, असेंडेंट या मून साइन। अगर आपका मून साइन एरीज है, जिस दिन आप पैदा हुए मून एरीज में था तो आप एरीज कहलाएंगे, या टाइम ऑफ बर्थ असेंडेंट आपका एरीज था तो ठीक है। वो सन साइन को अभी हम साइड में रखेंगे, उसके हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बारी है टॉरस वालों की। टॉरस वालों का बहुत अच्छा है, इनकी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग हो सकती है, इनका कोई गुड न्यूज मिल सकती है। इनके अगर मिसाल के तौर पे कोई अपनी फैमिली में कोई इश्यूज चले आ रहे थे छोटे बहन भाइयों की तरफ से, वो सॉल्व हो सकते हैं। स्पेशली कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, घर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आज और कल का दिन बहुत लकी डे है। अक्सर सुना होगा, यार पता नहीं किस घड़ी में हमने ये घर लिया था या घर शिफ्ट किया था, जब से आए इस घर में प्रॉब्लम है। वो मून की पोजीशन की वजह से होती है। मून की पोजीशन देख के आप घर लें, शिफ्ट करें, जो भी जिंदगी का कोई फैसला करें, वो फिर आपका देखिएगा बहुत कामयाब होता है। उसके बाद बारी है जेमिनाई वालों की। जेमिनाई वालों का बहुत अच्छा है, इनकी इनकम में इजाफा हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, कोई पैसे कहीं फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, कोई लोन कहीं इन पे चढ़ा हुआ है तो लोन उतर सकता है। ये बहुत अच्छे टाइम से इस वक्त गुजर रहे हैं। उसके बाद बारी है कि कैंसर वालों को तो आज और कल का वैसे ही लकी डे है। इनको तो बहुत अच्छा कोई रिश्ता आ सकता है, इनका कोई काम ऐसा था जिसमें कोई मुखालफत हो रही थी, वो हो सकता है क्लियर। मतलब बहुत अच्छा लाइवली मूड होगा। शॉपिंग पे भी जाएंगी अगर खवातीन है, मर्द हज़रात हैं तो थोड़ा सा अपना गेट टुगेदर, कुछ सोशल सर्कल में ज़रा सा इजाफा हो सकता है, या कहीं डिनर शिनर लंच पे जा सकते हैं, ये आज और कल में। मगर ओवरऑल 1 वीक, ये जो आने वाला हफ्ता है, ये बहुत अच्छा है। अच्छा अजीम साहब, अगर टॉरस की और कैंसर की बात करें, अगर वो कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो उनके लिए ये सितारा क्या बता रहा है? क्या उनको काम इसी हफ्ते में शुरू करना चाहिए, उसका आगाज करना चाहिए, वो अच्छा रहेगा, उनको कामयाबी मिलेगी? मैं तो सर उनको मशवरा दूंगा आज और कल में ही स्टार्ट कर लें काम। जबरदस्त, ठीक है ना। हमारी यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं बगैर देखे हुए, करोड़ों रुपए फैक्ट्री खोल ली, गलत दिन पे किया, सारा डूब गया। तो आज और कल बहुत अच्छा डे है। कल रात तक भी है, परसों दोपहर तक का भी कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाए आप। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बारी है लियो की। लियो वालों का थोड़ा सा ये वीक जो है खर्चों का है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर में इजाफा, फजूल खर्चे, फजूल की मतलब अनवांटेड सी चीजें, जैसे आपने यार यहाँ पैसे लगाने नहीं थे, वहां लग गए, ये लग गए। तो इनको मैं कहूँगा एक हफ्ता थोड़ा सा मोहतात होकर चलें। कोई अगर आप जिंदगी का अहम फैसला करने जा रहे हैं तो खुदारा 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दें। हाँ, जो एक नॉर्मल रूटीन जो काम होते हैं वो उनको आप कैरी ऑन करें। अदरवाइज कोई मेजर आपके कोई डिसीजन हैं कि जी मैं शादी कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, गाड़ी ले रहा हूँ, मकान चेंज कर रहा हूँ, 1 महीने के लिए भूल जाएं उसको, नुकसान होगा। उसके बाद बारी है विर्गो वालों की। विर्गो वालों का अच्छा है, ये पूरा वीक अच्छा है। वैसे भी उनका क्या कहते हैं, आज वीनस लिब्रा में आया है तो फाइनेंशियली गेन्स, कोई मिसाल के तौर पे कोई शादी में रुकावट, कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, वो रिश्ता उनका आ सकता है 1 हफ्ते में। अच्छा, सही। अच्छा जी, उसके बाद बारी है लिब्रा वालों की। लिब्रा वालों को तो आज अपना अच्छा हुआ है, ये अपनी ड्रेसिंग पे तवज्जो देंगे। खवातीन हैं, जेंट्स हैं, जो भी हैं, वो अपनी नई वार्डरोब चेंज करना चाहेंगे, कोई ट्रैवलिंग के प्लान बनेंगे कि भाई इधर घूमने चलें, उधर घूमने चलें। बहुत अच्छा। अब तकरीबन आप कह लें कोई 1 महीने बाद ये अब सुकून में, आज उनका पहला दिन है जो स्टार्ट हुआ है, अब वो अपने आप को बहुत फ्रेश फील करेंगे। सही। उसके बाद बारी है स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो वालों के पास कहीं से अचानक धन दौलत आ सकती है, कोई पैसा आ सकता है, कहीं आपने कहीं किसी को उधार दिया था, वो वापस नहीं हो रहे थे, वो पैसा वापस मिल सकता है। आप कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे थे जी, कोई इन्वेस्ट किया था पैसा, तो वो भी उनको मिल सकता है, उसका प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है, किया था उसका रिटर्न आना शुरू होगा। ठीक है ना। आप अपना कोई बाहर जाना चाह रहे हैं, चाहे एडमिशन के लिए, चाहे वैसे कोई घूमने फिरने, वो उसमें रुकावट आ रही थी, फाइनेंशियली कुछ वो अरेंजमेंट नहीं हो पा रही थी प्रॉपरली, वो अब आज से
आपका एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बारी है सेजिटेरियस वालों की। अजीम साहब, मैं चाह रही हूँ कि सेजिटेरियस पर जाने से पहले हमें कुछ कॉलर्स भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो जरा गाइड भी कर दीजिएगा कॉलर्स को कि क्या आप अपना नाम बताएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, बस इतना, या फिर आज मैं आज मैं टेक्नोलॉजी से उनका सिर्फ नाम बताएं, कोई डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं। आज जो कॉलर ठीक है जी, कहाँ से कॉलर है हमारे साथ? अच्छा जी, आतिफ हमें अटक से ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ, अजीम साहब से क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी जी, सवाल बताएं बेटे के बारे में। बेटे का नाम है नबील आबिद और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1994। नबील बताएं नाम और सवाल बताएं। उनकी शादी के बारे में पूछना है कि शादी कब तक मुतवक्किल है और अरेंज मैरिज या लव मैरिज कौन सी बेहतर रहेगी? अच्छा, नबील आबिद नाम है और शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं वो अपने साहबजादे के कि उनकी शादी कब तक होगी और अरेंज मैरिज होगी। नबील नाम है, मैं बता रहा हूँ, नबील आबिद। देखें, नाम इनका नबील है, इनके बेटे का नाम नबील है। नबील नाम के जो होते हैं वो स्कॉर्पियो में आते हैं, ठीक है। तो इस वक्त कोशिश ये है कि अगर तो बहुत जल्दी करना चाह रहे हैं रिश्ता, तो ये 1-1.5 महीना ठहर जाएं, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर करें, क्योंकि मई 2023 तक एक बच्चे का सितारा बहुत अच्छा है, स्पेशली शादी के लिए और पसंद की शादी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जून ऑनवर्ड्स फिर वो उसमें चला जाएगा जिसमें आप अरेंज मैरिज कर सकते हैं इनकी। चले। मगर बच्चे को कहें कि आप अपना मंगल के दिन कलेजी गोश्त जो भी हो करें, हस्बे तौफीक सदका जरूर दें। ठीक है, चले, नबील के लिए खुशी की बात है कि पसंद की शादी हो जाएगी। अच्छा, अब हमें लाहौर से कॉलर ज्वाइन कर चुकी है, साजदा नाम है उनका। तो अस्सलाम वालेकुम साजदा, बताइएगा क्या सवाल है आपका? जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम है अनमोल सीरत और उनका रिजल्ट आ रहा है अगले मंथ 17 तारीख को, फर्स्ट ईयर का। तो मैं उस बारे में पूछ रही हूँ और जो भी उनका है। जी अजीम साहब, सीरत उनका रिजल्ट आने वाला है, बड़ी टेंशन वाली बात है, ये जरा बताएं इस बारे में। तो इसके बारे में क्या बताना है कि रिजल्ट कैसा आएगा? ये तो अनमोल से पूछे कि एग्जाम दिए होंगे। अच्छा, मतलब वो पूछना चाह रही है कि उनके स्टार्स या कुछ भी। हाँ, मैं बताता हूँ। देखें, अनमोल का जो है ना इस वक्त अच्छा चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि खराब चल रहा है, ठीक है। मगर ये मैंने जैसे कहा ना कि 1 महीना, तो ये 1 महीना जरा खराब है, एक्सपेक्टेशन से कम आएगा रिजल्ट। अच्छा, ये अनमोल के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है। दुआएं मांगना शुरू कर दो। वैसे बहुत सारी चीजें होती है ना अजीम साहब जो आपकी दुआओं से भी हल हो जाती हैं। क्या आपने कहते हैं कि मेहनत पूरी करें और फिर दुआ मांगे, लेकिन कभी कभी बच्चे मेहनत नहीं करते, सिर्फ दुआओं पे इक्तफा करते हैं। मैं इस मामले में थोड़ा सा अलग हूँ कि आप पेपर अच्छा करके आओ तो दुआएं भी असर करेंगी। सही है, ठीक है। अच्छा, चलें, अब जरा जो नेक्स्ट स्टार की तरफ हम थी, सेजिटेरियस के बारे में मैं चाहूंगी जरा बाबा हमें बताएं। हम सेजिटेरियस के बारे में, अच्छा, उनका अच्छा चल रहा है और अब उनका फाइनेंशियली स्टार्ट जो पिछले 3-4 महीने से बहुत वीक हुआ था, वो 24 तारीख से सही हो रहा है। नंबर 1, 24 अक्टूबर से। नंबर 2, इनका अपना स्टार्ट 24 नवंबर से सही हो रहा है। 2 चीजें। तीसरी चीज, आज 18 अक्टूबर को जो इनका हुआ है वो इनकी ख्वाहिशात का, ट्रैवल का, शादी का, घूमना फिरना, कोई भी आपकी दिली मुराद, दिली ख्वाहिश थी, वो पूरी होने जा रही है अब सेजिटेरियस का। ठीक है, अब बारी है कैप्रिकॉर्न की। जी, कैप्रिकॉर्न का आज उनका प्रमोशन का, बिजनेस में रुकावट, कोई लॉसेस हो रहे थे वो उसकी रिकवरी, शादी ब्याह से मुतालिक, अपनी नहीं तो अपने बच्चों की, अपनी फैमिली, बहन भाइयों से रिलेटेड कोई उनका इशू था वो सॉल्व होने जा रहा है। मगर इनका अपना सितारा 24 अक्टूबर को सीधा होने जा रहा है। ये पिछले 3-4 महीने से रुकावटों में घिरे हुए थे, पेंडिंग, डिले, हर काम में इनको रुकावट हो रही थी, इवन कि इनकी हेल्थ भी सही नहीं थी। तो 24 तारीख से इनकी इंशाल्लाह बेटरमेंट शुरू हो रही है। सही है। उसके बाद बारी है एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों का वैसे ही बहुत 3-4 महीनों से तो नहीं, मैं बल्कि कहूंगा बेचारे 2020 से ये डाउन चल रहा है। 20 गया, 21 गया, 22 आ गया है, ठीक है। तो ये अब 24 क्या कहते हैं अक्टूबर से बेहतर होगा, मगर नेक्स्ट ईयर के फरवरी से सही इनका अच्छा पीरियड शुरू होगा। अभी क्या चल रहा है, खर्चे पे खर्चा, आमदनी कम, खर्चे ज्यादा, 10 रुपए की आमदनी 100 रुपए खर्चे, वो चल रहा है। कामों में रुकावट, खुद भी अब ये पेंडिंग में डाल देते हैं। हाँ। आज कोई काम करना है, कहते हैं शाम को करूंगा, शाम होती तो कहते हैं यार कल करूंगा। सुस्त हुए हैं। यानी किसी के आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं, किसी के कुछ बुरे हैं, किसी को कुछ ठहर कर अपने काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है।
ये देखिए सिस्टम ऐसे ये 12 स्टार है ना, ये घूमते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं और इसीलिए फिर अजीम साहब ये इसीलिए माजरत वक्त कम है, हमें जो है एंडिंग की तरफ जाना है, इसलिए कहते हैं ना कि 12 सितारे जो होते हैं आपकी जिंदगी में बड़ा असर रखते हैं। लेकिन अगेन वही कि ये इल्मे नजूम की रोशनी में आपके सितारे क्या कहते थे वो हमने आप तक पहुंचाया। लेकिन जाहिर सी बात है अल्लाह ताला से दुआ करें अपनी किस्मत के हवाले से चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। अगर आपको लगता है ख़राब है, इंशाल्लाह दोबारा हम जो है अजीम साहब से जब रब्ता करेंगे फ़ोन आप कीजिएगा, अपना मसला बताएगा। अभी हमें करनी है क्लोजिंग, प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। आपसे मुलाकात करेंगे कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।